क्यों हमारा आजकल का पढ़ा लिखा इंसान पढ़ने लिखने के बाद भी पढ़ा लिखा जाहिल है और उसके अंदर मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और अच्छा इंसान बनने वाले फैक्टर्स नहीं है? ये हमारी तरबियत ये डिसाइड करती है। अगर घर में एजुकेशन सिस्टम में ये फ्लॉज हैं, ये इश्यूज हैं, ये ठीक है, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, अगर हम सम अप करें, सबसे पहले बात यह कि हमारा ग्रास रूट लेवल से लेकर ना, जो अमीर है उसका बच्चा अच्छी क्वालिफिकेशन लेके मजीद अमीर हो जाता है, जो गरीब का बच्चा है वो उसको क्वालिटी एजुकेशन तो दूर दूर तक नहीं है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? बच्चा स्कूल में आया, पेरेंट्स का जो मोटिव होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर। हमें इंटर के अंदर डेरिवेशन, इंटीग्रेशन और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, हमारे किसी काम नहीं आई। रेदर देन ये है कि मैं समझता हूँ अगर हमें उस वही पढ़ाया जाए जिसमें हमारी ज़रूरत और प्रैक्टिकली करवाया जाए। किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं और हम कैसे ठीक कर सकते हैं? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि एक भीड़ चाल डिग्री कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी इस काबिल नहीं होते कि वो कहीं पर जाके अच्छी जॉब देख सकें, या तो वो बेरोजगार बैठे हैं, जॉबलेस बैठे हैं, या फिर उन्हें उस डिग्री का कोई अपनी फील्ड के अंदर फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे क्या फ्लॉज है कि एक बंदा इंजीनियर बनने के बाद भी जो है ना वो इंजीनियर एक्चुअली नहीं है? हम थ्योरी बेस्ड है। पाकिस्तानी जितने भी हैं, ये हमारी सोसाइटी जो है, आप ये देखने के। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सो वेलकम बैक टू एमजे पॉडकास्ट। तो आज हमारी एपिसोड नंबर 3 है और हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो एक पाकिस्तान का कह लें कि बहुत ही ज़्यादा की इशू है, जिसमें इस टाइम हर पाकिस्तानी इसको सफ़र कर रहा है, चाहे कोई वो नौजवान है, चाहे वो कोई बच्चा है, या वो लोग जो इस फेज़ से निकल चुके हैं। हर बंदा इस टाइम इस फेज़ को फेस कर रहा है। तो हमारा जो आज का टॉपिक ऑफ पॉडकास्ट है वो है एजुकेशनल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान एंड चैलेंजेस एंड इश्यूज़। तो इस पॉडकास्ट में हमने एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को इनवाइट किया है, और स्पेशल गेस्ट मेरे लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि वो मेरे उस्ताद भी हैं, मेरे टीचर भी हैं इन माई मेट्रिकुलेशन, और अभी माशाल्लाह वो एक अपना स्कूल रन कर रहे हैं, अपनी एकेडमी रन कर रहे हैं, उसके अलावा अपनी फील्ड के अंदर बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। हमारे साथ मौजूद हैं सर नईम शौकत। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आने का, हमें टाइम देने का बहुत शुक्रिया। आपका आना हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। इट्स अ ग्रेट हैप्पीनेस एंड प्लेयर टू हैव यू विद अस टुडे। तो कैसे हैं आप? सब फिट फाट हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, और मुझे ज़्यादा खुशी इस बात की हो रही है कि एक बच्चा जिसको मैंने कभी पढ़ाया था, अब वो उसमें इतना ज़िंदगी में कामयाब हो गया कि हम आमने सामने बैठ के एक अच्छे जो की इशू है उस पर हम डिस्कशन कर रहे हैं। तो जैसे मतलब जो है, सबसे पहले मैं आप इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपने आप को, ठीक है। प्रोफेसर नईम शौकत, डायरेक्टर हाइट्स ग्रामर स्कूल एंड हाइट्स अकेडमी सरगोदा, CSS क्वालिफाइड, मेडिकल कॉलेज अल-राज़िक मेडिकल कॉलेज एंड फार्मेसी, उधर मैं पढ़ा रहा था। फिर क़ायद-ए-आज़म लॉ कॉलेज में पढ़ा रहा था। तो उसमें अभी जब से स्कूल बनाया है तो फिर उस रिज़ाइन किया मैंने अभी, क्योंकि एजुकेशन में हमें एक जगह जो है ना, ये शोबा ऐसा है कि जिसमें आपको 24 आवर्स, मैं कहता हूँ एजुकेशन का ऐसा शोबा है कि आप 24 आवर्स आप उस पर एम्प्लॉय होते हैं, आपको सर्व करना पड़ता है। तो ये उसमें ऐसा जिस तरह बाकी लोगों का होता है, जैसे डिग्री की एमएससी मेरी थी मैथ कम्युनिकेशन एंड मीडिया स्टडीज़। तो ख्वाब होते हैं ज़िंदगी के कि हमने CSP बनना है, हमने CSS करना है, हमने ये करना है, वो करना है। तो सेम उस तरह ख्वाब थे। तो ऑनेस्टली स्पीकिंग के एजुकेशन का कहीं माइंड में नहीं थी बात कि मैंने एजुकेशन में आना है। CSS पास किया, एजुकेशन ना हो सकी, दुख था, अफसोस था, और फिर अल्लाह ताला ने मुझे इस फील्ड में भेज दिया। और मुझे इस बात से भी ये पता चला कि अल्लाह ताला हर बंदे को जिस फील्ड का होता है उसमें रखते हैं, बिल्कुल जिसमें वो बेस्ट होता है। और मुझे इस बात को बताते हुए खुशी महसूस हो रही है कि मैं एजुकेशन में हूँ। मुझे ऐसा लगता है, हम लोगों ने, बहुत लोगों ने देखा, सुनते हैं हम कि वो CSP ऑफिसर ने या CSS किया था, इतना बड़ा उहदा था और उसने छोड़ दी और वो किसी और फील्ड में चला गया। उसने ऐसा हैरानगी वाली बात लगती है कि CSS वाली जॉब कौन छोड़ सकता है। बिल्कुल। लेकिन मुझे आज लगता है कि अगर मेरा CSS हो जाता ना, तो मैंने फिर भी छोड़ के एजुकेशन में आ जाना था, क्योंकि मुझे सिर्फ आता ही पढ़ाना है। इसके मैं कहता हूँ मुझे अल्लाह ने बनाई इस चीज़ के लिए था। बिल्कुल। और ये जब चीज़ रियलाइज़ हुई है, उसके बाद फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। हज़ार मौका भी मिले दूसरे डिपार्टमेंट्स में, ये शोबों। आपने दुरुस्त कहा है। असल में अगर देखा जाए तो अल्लाह ताला हर इंसान से एग्जैक्टली वही काम ले रहा है, कहीं ना कहीं जो इंसान के लिए अल्लाह ताला ने चूज़ करके रखा हुआ, हर इंसान अपना उसमें बेस्ट दे रहा है। सो डेफिनेटली इंसान को जो काम करना चाहिए उसमें खुशी ढूंढनी चाहिए, ऐसी बात। और सूनर और लेटर इंसान को खुद भी रियलाइज़ हो जाता है कि भाई जो मैं कर रहा हूँ
वो बेस्ट है। तो आपने हाइट स्कूल का बहुत आसानी से बता दिया है, तो मैं व्यूवर्स को बताता चलूँ कि हाइट स्कूल सरगोदा का एक बहुत ही बड़ा और नामवर अदारा है। एंड हाइट्स एकेडमी बहुत ही हमारे पास पुरानी एकेडमी है सरगोदा के अंदर, जो थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स को इस टाइम एम्पावर कर चुकी है और उनके कैरियर को आगे लेके आने में अपना रोल प्ले किया है। अराउंड अबाउट 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट्स हमें 2018 से लेकर आज तक पढ़ के जा चुके हैं। 10,000 से ज्यादा। 10,000, दैट इज अ वेरी बिग फिगर। और इसके अलावा अगर आप बता नहीं रहे, आपने जो CSS का भी यहाँ पर इंस्टीट्यूट बनाया था जिसमें CSS की तैयारी करवाते हैं, और मैं देखता रहता हूँ आपके स्टेटस पे कितने माशाल्लाह बच्चे ऐसे हैं जो आपके पास सीख के जाने के बाद CSS क्वालिफाई कर चुके हैं। जी। अच्छा, उसमें सबसे पहले थोड़ा सा मैं हाइट्स का बैकग्राउंड बता दूं। तो 2018 में जब मैंने हाइट्स पहले एकेडमी बनाई थी तो उसमें माइंड था, और मैं कहता था एक नाम, मैं सारा दिन गूगल से नाम ढूंढता रहता था। और ये यकीन माने 6 महीने, अब अजीब सी बात लगती है, तो 6 महीने में कौन नाम ढूंढता है, और मुझे 6 महीने लग गए थे नाम ढूंढते हुए। और ये एक अमेरिकन नेम था, उसमें ये था रियल एस्टेट कंपनी का उसका नेम था। और फिर मैंने इसको ऑप्ट किया और फिर मैंने हाइट्स एकेडमी सरगोदा ये बनाई। नाम का बहुत इम्पैक्ट होता है, जैसे कहते हैं ना, नाम का इंसान की शख्सियत पे बड़ा इम्पैक्ट होता है। सेम लाइक दैट, आप एक ब्रांड बनाने जा रहे हो, एक विजन के साथ जा रहे हो, तो नेम आपके विजन के साथ मैच करना चाहिए। हाँ, इस बात को, जो ब्रांड की आप बात कर रहे हो, ये नाम की, मैकडोनल्ड्स जो था ना, जिन 2 भाइयों ने बनाया था, उनसे खरीदा था एक बंदे ने, उस बंदे ने खरीद लिया था, और वो उन्होंने बहुत ज्यादा ना कॉस्टली पड़ा था उसे। तो उन्होंने पूछा कि तुम अपने नाम से, अपने बेटे के नाम से या किसी नाम से भी ये जितना जो हमसे ले रहे हो, मतलब हमें तुमने इतना कुछ, ये होटल ले रहे हो और हमारा जो मैकडोनल्ड ब्रांड है वो ले रहे हो, और सारा कुछ, मतलब इससे जितनी इन्वेस्टमेंट तुमने हम पे लगाई है, इससे कम इन्वेस्टमेंट पे तुम ज्यादा एम्पायर खड़ी कर सकते थे। वो कहते तुम आप लोग आज भी नहीं समझे। कहता है जो मेरा नाम है, कहता है ये किसी की जुबान पे इतना अच्छा नहीं लगता, नहीं अच्छा वो स्पीक नहीं होता, बोला नहीं जाता अच्छे तरीके से। कहता है जो मैकडोनल्ड्स है, ये मैंने सिर्फ इस नाम को जो ऑन किया है। और वो उनको भाइयों को भी समझ नहीं आई कि ये क्या अजीब बात कर रहा है। और उसके बाद जब वो पॉपुलर हो गया पूरी दुनिया में, तो फिर वो सोचते थे कि हमने ये क्या किया है। बिल्कुल। तो आज देख लें पूरी दुनिया में पूरी जो है फूड मार्केट को उन्होंने ऑक्यूपाई किया। हाँ, ये चीज। तो नेम जो होता है बड़ा अफेक्ट होता है। एक्चुअली जो है ना, ख्वाब यही था कि अगर मैं CSS में था तो मेरा दिल था कि हम अपने घर से भी, अपने सरगोदा से भी नॉर्मली कोई CSS को पाओ को एक हर साल रिजल्ट देखते थे सरगोदा में। कोई एक बच्चा अपने पास हुआ, या कोई हुआ तो एक हुआ है, और वो भी ऐसा पास हुआ है जो लाहौर में तैयारी करके हुआ है। ठीक है। तो फिर हमने स्टूडेंट बैच शुरू किया, उसमें 22 स्टूडेंट्स का, और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमारी एक बच्ची जो है नूरुल हुदा, वो 2022 के बैच में वो सिलेक्ट हुई थी माशाअल्लाह। और बट अनफॉर्चुनेटली वो अभी स्टेडिया बैठी है, उसने वो ज्वाइन नहीं किया। और लेकिन वो हमारे से रिटर्न क्लियर हो गया था, उसके बाद उसका वो क्लियर था, क्या नाम है, इंटरव्यू क्लियर था, लेकिन फिर उसका मैरिज वगैरह पहले मतलब उसके निकाह वगैरह हुआ था, तो फिर वो उधर चली गई, उसने ज्वाइनिंग नहीं दी। लेकिन हमारी वो अचीवमेंट थी। हर चीज़ हर बंदे के नसीब में नहीं होती, आपके एंड से तो वो चीज़ अकॉम्प्लिश हो गई। लेकिन हम हाइट्स एकेडमी सरगोदा का एक जो बहुत बड़ी अचीवमेंट वो ये है कि हमने PPSC FPSC में इस वक्त हमारे FIA में, इस्लामाबाद पुलिस, सरगोदा में जो है पंजाब पुलिस, या आपके हर जगह पे आप सरगोदा में जिस डिपार्टमेंट में चले जाए, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में, हमारे PPSC और FPSC के बच्चे जो पास करके बैठे हुए हैं। इवन लाहौर चले जाए, हमारे रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, या कहीं भी, यहाँ लेबर डिपार्टमेंट है, यहाँ हमारा जो है ये दूसरा मोटरवे पुलिस है, या कोई भी हमारा जो यहाँ चल रहा है, इवन IB में हमारे बच्चे बैठे हुए हैं। ठीक है। तो हर जगह हमारे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे पास हुए हैं, और जिन्होंने हमसे तैयारी की है, तो वो हमने यहाँ से काफी ज्यादा जो हमने बच्चे पास करवा के जॉब्स पे लगवाए हैं। तो सर टॉपिक की तरफ चलते हैं आप विदाउट एनी तखीर। तो आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम के बारे में क्या समझते हैं, क्या आपके ख्यालात हैं? और आपने भी क्योंकि इस एजुकेशन सिस्टम में 30 साल गुजार चुके हैं, कुछ पढ़ने के लिए, कुछ CSS क्वालिफाई करने के लिए, एंड देन फिर आप बच्चों को आप टीच कर रहे हैं तकरीबन पिछले 8 साल से, ऑलमोस्ट 10 साल होने को आए थे। जी, ऐसी बात। तो इसमें आपने जो खुद देखा है कि हमारे एजुकेशन सिस्टम में ये फ्लॉज हैं, ये इश्यूज हैं, ये ठीक है, ये होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था, अगर हम सम अप करें कुछ चीज़ों के अंदर, तो आप क्या? सबसे पहले बात यह कि हमारा ग्रास रूट लेवल से लेकर ना, एक प्राइमरी स्कूल से लेकर यूनिवर्सिटी तक सिस्टम में बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ लाने वाली हैं, बहुत ज़्यादा फ्लॉज हैं,
और उसमें हम सब जितने लोग हैं ना, जो भी इसमें शामिल है, सारे इसके जिम्मेदार हैं। कोई बंदा इससे खुद को बरेज़िमा नहीं कर सकता। मतलब ये है कि हम लोग, हमारे BS लोग करके लोग आते हैं जॉब्स के लिए, उसके बाद बिल्कुल जॉब के लिए जाते हैं। अब मैं कल एक बच्ची आई थी और वो कहती थी हमारी वो टीचर, स्कूल का नाम नहीं लेता, गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ से पढ़ रही थी, 10th क्लास की बच्ची आई है स्कूल में, एकेडमी में। तो कहती है वो हमारी टीचर पढ़ाती नहीं है हमें, और हम लोग जो है ना वो कहती है बैठ के होमवर्क कर लो, ये चैप्टर लिख लो, और उसके बाद अगर किसी ने टेस्ट को दिया है तो वो एक मॉनिटर बनाई है, उसने टेस्ट चेक करना है। मैं हैरान होता हूँ कि इनकी सैलरीज 1.5 लाख, पौने 2 लाख इनकी सैलरीज है, ठीक है। और अपने स्कूल में, ये जो गवर्नमेंट स्कूल है उसमें अपने बच्चे नहीं लाते हमारे गवर्नमेंट टीचर्स, और इनके बच्चे प्राइवेट स्कूल्स में। आजकल तो एक मीम चल रही थी कि वो कहते हैं जी जो गवर्नमेंट टीचर है जिस स्कूल में पढ़ा रहा है या पढ़ा रही है, वहाँ पे सैलरी 1.5 लाख ले रही है, और अपने बच्चे या बच्ची को वहाँ नहीं पढ़ाते, और वहाँ उस प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं जहाँ पे टीचर को 10,000 सैलरी दी जाती है, 8,000 दी जाती है, 12,000 सैलरी दी जाती है, वहाँ प्राइवेट सेक्टर में भेज रहे हैं। तो ये एक हमारे सबसे बड़ा अलमिया है, और जिसको हम मतलब हम कैसे इसको डिफेंड भी नहीं कर सकते। और ये दूसरी बात ये है, जब हम सबसे पहले अगर हम ये चीज़, हमारे जो माइंड सेट बना हुआ है ना कि प्राइवेट सेक्टर, मैं खुद प्राइवेट में, ये बात नहीं है, वो हमारा ये चीज़ नहीं है। अगर हम गवर्नमेंट जो हमारा सेक्टर है इसको प्राइवेट के बराबर आना चाहिए। कोई भी मुल्क जो है ना, वो प्राइवेट सेक्टर का अपना रिस्क है, उसने अपना कमाना है, गवर्नमेंट ने अपना करना है। हकीकत तो यही है, प्राइवेट सेक्टर आता ही बिजनेस करने, बिजनेस। और प्राइवेट सेक्टर अगर मुल्क, आप बहुत कंट्रीज में देख रहे हैं, हमारा जो 1970-91 तक जो 60 से 70 का एरा था, उसमें पाकिस्तान में प्राइवेटाइजेशन को बहुत ज़्यादा बूस्ट अप किया गया था, और पाकिस्तान उसमें बड़ी तरक्की थी। और दुनिया, अब ये वो दौर है जब अमेरिकन रियल में, मतलब हमारा ये त्रिबेला डैम या मंगला डैम बना, वो यहाँ जॉब्स कर रहे थे अमेरिकन, ठीक है, जापानीज आते थे, चाइनीज आते थे, सारा मलेशियन आते थे, सारे लोग यहाँ आते थे। और उसमें ये वो इरा था जब हम प्राइवेटाइजेशन को बूस्ट अप कर रहे थे। लेकिन जब हमने 71 में नेशनलाइजेशन लेके आए हैं ना, जब हमने अदारों को गवर्नमेंट के बनाना शुरू कर दिया, उसके बाद हमारा जो है ना डाउनफॉल शुरू हुआ है। तो ये चीज़ होती है कि चीज़ें, प्राइवेटाइजेशन जो होता है ये भी ज़रूरी होता है, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर अगर बेहतरीन परफॉर्म करे तो वो उसका मुल्क की इकॉनमी में GDP में अलग से हिस्सा होता है। तो अभी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि एजुकेशन सिस्टम हमारा एक बच्चे से लेके यूनिवर्सिटी लेवल तक, इवन PhD तक जाता है। तो मेरा ख्याल है हम इसको इस तरह स्टार्ट करते हैं, लाइक हम किड्स से शुरू करते हैं कि हमारा जो बच्चा है आज का, जब वो स्कूल जाता है, प्राइवेट स्कूल का बच्चा A लेवल पढ़ता है, O लेवल पढ़ता है, ऑक्सफोर्ड का सिलेबस पढ़ता है, और जो अमीर है उसका बच्चा अच्छी क्वालिफिकेशन लेके मज़ीद अमीर हो जाता है। जो गरीब का बच्चा है वो बिल्कुल ही कह लें कि उसको क्वालिटी एजुकेशन तो दूर दूर तक नहीं है, और उसको कहीं तीसरी क्लास में या दूसरी में जाके ABC पढ़ाई जाती है। हम अपनी भी बात कर लें, पास में अभी में भी चीज़ें बेटर हो गई हूँ, लेकिन ये सूरत हाल है एज़ कम्पेयर टू दिस सिचुएशन इन पाकिस्तान। जापान अपने बच्चों को स्कूल में जो एडमिशन है वो देता ही 7 साल की एज में है, और ऐसे एजुकेशन की उसको देता है कि भाई उसको ये नहीं सिखाया जाता कि भाई इसको रट लो, ये याद कर लो, और इसका एग्ज़ाम आ जाएगा, ये कर लो, पास कर लो, इतने मार्क्स देने हैं। मैंने देखा है, दे टीच चिल्ड्रन लाइफ स्किल्स, लाइक गार्डनिंग सिखाते हैं, प्लम्बिंग सिखाते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के काम सिखाते हैं, जो हमारे यहाँ ऑक्यूपेशन है। वहाँ पे किसी का बल्ब ख़राब हो रहा है, किसी की इलेक्ट्रिसिटी का मसला बन रहा है, वो ये नहीं कहते कि फ़लाँ इलेक्ट्रिशियन को बुला लो, उनके बच्चे और वहाँ के लोग, उन्हें खुद ये सारा कुछ आता है। लाइफ स्किल्स, कुकिंग, गार्डनिंग और इस तरह के सारे काम वो खुद करते हैं। तो इसको आप कैसे देखते हैं? अच्छा, उसमें हमारा सबसे पहले जो होता है ना, पेरेंट्स एक्सपेक्टेशंस, मसला स्टार्ट यहाँ से होता है। अब बच्चा स्कूल में आया, पेरेंट्स का जो मोटिव होता है कि हमारा बच्चा डॉक्टर इंजीनियर बने। अब हमने बच्चे से कभी नहीं पूछा कि बेटा आप क्या बनना चाहते हो, हमारा होता जी इसको बस बना दे। चले प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक बात करते हैं, चले वहाँ तक तालीम होगी। मैट्रिक के बाद अगर बच्चे ने 60% या 50% मार्क्स नहीं है, अब वो बच्चा मेडिकल इंजीनियरिंग में भेजना ज्यादती है उसके साथ, कभी भी ना भेजे, क्योंकि उसका स्ट्रक्चर अलग होता है मेडिकल का, इंजीनियरिंग का। उसमें वो रिक्वायर्ड होती है एजुकेशन, और उसका टेम्परामेंट और मेंटल लेवल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। तो 50% वाले 60% वाले बच्चे जो हैं वो उन्हें चाहिए कि आप उसमें FAIT या ICOM में भेजें, ताकि ये बहुत बाकी फील्ड, हर बच्चा डॉक्टर इंजीनियर नहीं बन सकता, फील्ड तो चेंज करनी है। अब पूरी दुनिया में डॉक्टर या पूरे पाकिस्तान में डॉक्टर इंजीनियर तो नहीं सारे बन रहे हैं ना,
तो जब तक डाइवर्सिटी रहेगी ना, उस वक्त तक आपका जो है ना ये निज़ाम चलते ही ऐसे। अब दूसरा जो आप बात कर रहे हैं कि जो बच्चा यानी स्कूल्स में निज़ाम होता है, अब ये हम मतलब हमारा जो सिस्टम है ना उसमें इस चीज़ में नहीं आता, हमें ये अजीब लगता है। अब जिस तरह जापान का नाम लिया, या अमेरिका में, या इंग्लैंड में, या ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है, या हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे आपको MBBS की डिग्री नहीं मिलती, इस तरह इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं मिलती। वो कहते हैं कि आप एक्स्ट्रा हमें, आप जिस तरह आपने बोला जी वो इलेक्ट्रिशियन का कोर्स, वो लग कहते हैं कि आपको इलेक्ट्रिशियन का काम आना चाहिए, आपको प्लम्बर, ये एक कोर्स आपको एक्स्ट्रा, आपको MBBS की डिग्री तब मिलेगी जब आपको एक्स्ट्रा आते होगा, बिल्कुल उसके बगैर वो नहीं देते। तो वो जो चीज़ है ना, हम लोगों ने वो चीज़ देखनी होती है कि हमें ये एक अच्छी बात है ना, उसमें आना चाहिए। हमें स्किल्स नहीं है वाकई, हम लोग जो है ना आजकल थ्योरी और रटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं। हमारा पाकिस्तान में एजुकेशन सिस्टम इसी तरह है। और जो आप ऑक्सफोर्ड और जो मेन आपका क्वेश्चन वो ये है कि हम जो एजुकेशन, जो एक गरीब बच्चा है वो आम बुक्स पढ़ रहा है, और जो अमीर बच्चा है वो जो रिसोर्सेज ज़्यादा हैं वो पढ़ रहे हैं, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज का कोर्स पढ़ रहे हैं। उसमें इशू ये होता है कि जो मैंने आज तक चीज़ समझी है, अब क्योंकि हमारे पास यहाँ पे ऑक्सफोर्ड, A लेवल, O लेवल, तमाम बच्चे सरगोदा के बेहतरीन स्कूल्स के बच्चे आते हैं, यहाँ कॉलेजेस के बच्चे आते हैं, और मुझे उनके मेंटल लेवल में और एक आम स्कूल या कॉलेज के मेंटल लेवल में ज़्यादा फ़र्क दिखाई नहीं देता। रीज़न मैं बताता हूँ। अगर बेस उनकी अच्छी नहीं ना बनी, ठीक है, आपको ऑक्सफोर्ड का या आप कैम्ब्रिज का आपको सवाल आपको आता है, बच्चे ने मैथ का सवाल दिया, उसने करके दे दिया, लेकिन उसे बेसिक मैथ मैंने करवाया, उसे नहीं आया, बेस उसकी नहीं आती, उसे सवाल बस वो, जिस तरह एक शेर होता है सर्कस में, उसे आप स्टिक के साथ, उसे एक छोटा सा बच्चा शेर सर्कस के अंदर एक स्टिक पकड़ी होती है और वो उसको कॉशन दे रहा होता है, ऑर्डर दे रहा होता है, और शेर उसकी बात मान रहा होता है। तो ये निज़ाम हमारा, ये निज़ाम है। कोई आप ये चीज़ यकीन माने, आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हैं, लेकिन आप कॉन्सेप्चुअल स्टडी आपने की है, और आप बेहतर ज़िंदगी में परफॉर्म करोगे बजाय उसके A लेवल और O लेवल। बुक्स मैटर ही नहीं करती, कोई कोर्स मैटर ही नहीं करता। मैंने ये समझा, मेरा ये निचोड़ है इस बात का, मैं आपको बता रहा हूँ, ये कोर्स मैटर ही नहीं करता कि आप ऑक्सफोर्ड पढ़ रहे हो, कैम्ब्रिज पढ़ रहे हो, या आप टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हो, पंजाब टेक्स्ट बुक, कुछ भी नहीं। बिल्कुल जो बच्चा जिस लेवल पे भी है, जो बच्चा स्टडी को स्टडी लेता है, उसको कॉन्सेप्ट समझता है, उसको अच्छे तरीके शौक से पढ़ता है, उस बच्चे का कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता। कई बच्चे गवर्नमेंट के होते हैं जो हमारे पास आते हैं, जिनका क्लास में दूसरे प्राइवेट स्कूल वाले मुकाबला ही नहीं कर पाते। रीज़न ये है कि उसकी बेस बनी है, वो शौक से पढ़ना चाह रहा है। असल चीज़ जो है ना, हमारे बच्चों में डर और खौफ बैठा दिया गया पढ़ाई का। बिल्कुल असल जब बच्चा स्कूल में दाखिल कराया जाता है, हाँ अब तुम स्कूल जाओगे और तुम्हें टीचर से मार पड़ेगी, ये तुम्हें सही फैसले जाओगे, तो जब बच्चों को ये बताना होता है, एक खौफ बना दिया जाता है कि स्कूल में ऐसी सख्ती होगी। बिल्कुल तो अगर बच्चों को ये बताया जाए कि स्कूल, हाँ आप तो बड़े अच्छे हो, आप तो बड़े लकी हो, स्कूल जा रहे हो, वहाँ पे टीचर्स होंगे, आपको पढ़ाएंगे, झूले लगे होंगे, फिर आपको वीडियो गेम, वहाँ पे वीडियो गेम्स खिलाई जाती हैं, एक्टिविटी पीरियड्स होते हैं, आपको वो चीज़ें सारा कुछ किया जाएगा, तो फिर उस यानी हम स्कूल में यह सारी हमारी एक्टिविटीज़ हैं, झूले हैं, दूसरा प्ले ग्राउंड है, उसके बाद हम उनको जो है LED पे उन पे कार्टून वगैरह बच्चों को दिखाते हैं, तो वो बच्चे शो, हमारा बच्चा अलहमदुलिल्लाह हायर सेकेंडरी स्कूल का बच्चा प्ले ग्रुप नर्सरी और जो है ना इसका प्ले ग्रुप नर्सरी और प्रेप का बच्चा छुट्टी नहीं करता। पेरेंट्स कह रहे होते हैं कि ऐसा क्या करते हैं आप, क्या हमारा बच्चा तबीयत खराब है तो या कुछ, कहते हैं हमने छुट्टी नहीं करना, हमने स्कूल जाना है। तो ये चीज़ बच्चों में हमने हैबिट डेवलप कर दी कि आपके लिए ये चीज़ जन्नत है, आपके लिए बेहतरीन है। सर सूरत हाल ये है कि अभी हम बच्चों से अगर निकलें तो दुनिया को अगर देखें, दुनिया AI पे जा रही है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर आ रहा है। हम अपने कोर्स को देखें अगर, तो 10th क्लास के अंदर हमें कंप्यूटर में कॉपी पेस्ट करना सिखाया जाता है, ऐसी बात, और कुछ जो है ना वो बेसिक क्लिप्स, बेसिक कमांड सिखाई जाती हैं कि विंडोज़ कैसे इंस्टॉल करते हैं, प्रिंटर्स की ये टाइप्स होती हैं। अब अगर हम फिर 10th के अंदर हमें केमिस्ट्री पढ़ाई जाती है, फिज़िक्स पढ़ाई जाती है, तो मैं अगर अपने एंड से देखूं, मुझे नहीं पता दुरुस्त है या नहीं है, आपने बताना है इस बारे में। 16 साल बाद जाके हमारा बच्चा ग्रेजुएट होता है अपनी फील्ड के अंदर, और इन द एज ऑफ अराउंड 17-18 वो इंटर कंप्लीट करने के बाद अपनी प्रोफेशनल लाइफ के अंदर इंटर होता है और अपनी मेन फील्ड के अंदर इंटर होता है। अलजबरा हमने पढ़ा 5th-6th क्लास के अंदर, मैंने अभी तक अपनी लाइफ में कहीं यूज़ नहीं किया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर एजेंसी ऑनर, हालांकि मैथ्स की ज़रूरत है। केमिस्ट्री पढ़ी है, भाई मैं केमिस्ट्री पढ़ के इस फील्ड में आऊँ, मुझे उसका क्या फ़ायदा हुआ। फिज़िक्स पढ़ी है, फिज़िक्स का मुझे इसके अंदर क्या फ़ायदा हुआ। मैं ये समझता हूँ कि हमारे पास दुनिया जिस रफ्तार से चल रही है और तेज़ी से आगे निकल रही है, तो आप ये समझते हैं कि हमें अपना कोर्स और सिस्टम इस तरह से रिवाइज करना चाहिए कि बच्चा आज तक 3-4 क्लास तक अपनी बेसिक मैथ्स उतनी पढ़ लेता है,
कि जितनी उसको लाइफ के अंदर ज़रूरत होती है। उसके बाद मेरा ख्याल है उसे हम सिखाएं मॉरल्स के, एक अच्छा इंसान कैसे बनना, जो सबसे मेन चीज़ है, जो कि हमारे पास पढ़ा लिखा इंसान जो है ना आजकल सबसे ज़्यादा, इस टॉपिक पे बाद में आएंगे। तो पढ़ने लिखने के बाद ही हमारा वो जो इंसान है ना आजकल, वो इंसान नहीं है। ऐसी बात है। तो रेदर देन ये बेहतर नहीं है कि हम बच्चों को बेसिक मैथ्स, साइंस, इंग्लिश, उर्दू और जो लाइफ की ज़रूरत की चीज़ें हैं वो पढ़ाने के बाद डायरेक्ट बच्चे का हम एरिया ऑफ इंटरेस्ट ढूंढें, उसकी कैरियर काउंसलिंग करें, उसे 5th और 6th या 7th स्टैंडर्ड में मैक्सिमम उसे उस फील्ड के अंदर शुरू करवा दें। यहाँ से डोमेन भी अलग हो जानी चाहिए कि भाई आपने इंजीनियर बनना है, ठीक है, मैकेनिकल इंजीनियर बनना है, ये आपकी डोमेन है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना है, ये आपकी डोमेन है, आपने डॉक्टर बनना है, ये आपकी डोमेन है। तो बच्चे को वहाँ से पढ़ाया ही हो जाए जहाँ उसकी ज़रूरत है। हमें इंटर के अंदर डेरिवेशन, इंटीग्रेशन और पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, हमारे किसी काम नहीं आई। हमने केमिस्ट्री पढ़ी, हमारे किसी काम नहीं आई। रेदर देन ये है कि मैं समझता हूँ अगर हमें उस वही पढ़ाया जाए जिसमें हमारी ज़रूरत और प्रैक्टिकली करवाया जाए तो हम बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। और बजाय ये कि जो हमारा सिस्टम हर साल इतने इंजीनियर्स, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स और डिग्रीज लेके सिस्टम प्रोड्यूस करता है और वो ऐसे प्रोड्यूस होते हैं कि बराए नाम होते हैं, उनको जॉब्स भी नहीं मिल रही। तो किस तरह से आप इन चीज़ों को देखते हैं और हम कैसे ठीक कर सकते हैं? अच्छा, उसमें हमारा जो कैरियर ओरिएंटेड ईयर होता है ना, वो होता है मैट्रिक। ठीक है, मैट्रिक पे हमारा डिसीजन हो जाता है कि हमने कहाँ पे जाना है। मैंने जैसे पहले बात की कि जो बच्चा जितने मार्क्स लेता है ना, उसको उसी हिसाब से हमें उसके मार्क्स में डिवीजन कर देनी चाहिए। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम चाहते हैं कि एक भीड़ चाल है, ठीक है, साइंसेस की। लाजमी नहीं कि बंदा साइंस पढ़े और साइंस जो है साइंस में ही आगे जाए, दूसरे आर्ट्स सब्जेक्ट है। अब मेरा क्या नाम है, कई ऐसे दोस्त हैं जो CSP हैं, कमिश्नर्स हैं, तो वो उनकी डिग्री आप अब MA मुताला पाकिस्तान स्टडीज़ या MA पॉलिटिकल साइंस, मतलब इसमें डिग्री है उनकी, और इसमें वो आगे ज़िंदगी में कामयाब है। अब वो एक जो होता है एक कमिश्नर है, मतलब जो है, अब ये देखेंगे अम्मी जान बीमार थे, तो ईद का दिन था, ईद का दूसरा दिन था, तो हॉस्पिटल अवेलेबल नहीं थे, तो हमें मजबूरन DHQ जाना पड़ा, तो एमरजेंसी में। तो वहाँ पे हमें वो ट्रीटमेंट हमें वो प्रॉपर नहीं दे रहे थे। मैंने अपने दोस्त कमिश्नर साहब को फ़ोन किया, उन्होंने MS को कॉल किया। अब MS जो है आपका वो बड़े ग्रेड ज़्यादा उसका एक असिस्टेंट कमिश्नर से, उन्होंने कॉल किया और से जो MS साहब खुद आ गए कि सर बताएं क्या मसला, आपने अमला लेके आ गए हमारी, उन्होंने सारी बात सुनी। तो ये चीज़ होती है, एक जो गजटेड ऑफिसर होता है या हमारा जो निज़ाम है, अब वो एक समझे, अब वो जो MS है वो साइंस पढ़ा हुआ है, जो आपको समझाने वाली बात है, जिसको आज तक हमारे पेरेंट्स या हम लोग नहीं समझ सके। एक साइंसेस वाला 22वें ग्रेड का 21वें ग्रेड का जो बंदा है, वो एक 17 ग्रेड के ऑफिसर से या बंदे से उसके ऑर्डर से उसको ओबे कर रहा है। अगर इस बात की समझ आ जाए हमारे पेरेंट्स को, हमारे एजुकेशन सिस्टम को, हमारी सोसाइटी को, हमारे माशरे को, ये बात सिर्फ समझ आ जाए ना, सारी की सारी चीज़ें ठीक हो जाए। वो जो मेरे दोस्त हैं वो मतलब उन्होंने आर्ट्स में उनके मास्टर डिग्री है, ठीक है, साइंसेस नहीं है। तो ये पेरेंट्स इस बात को क्यों नहीं समझते कि हमने बेटे को डॉक्टर इंजीनियर बनाना है, वो उनका जो आर्ट्स वाले वो उससे ज़िंदगी में आगे बढ़ गए हैं। तो ये नहीं होता कि बंदा आप जो है ये कि हमने ये इसमें रहना है, ठीक है, कैरियर। दूसरी बात जो आप कह रहे हैं कि हमें जो है ना बच्चों को शुरू से ही जो मैं समझता हूँ जो मैट्रिक तक ना जो बच्चों को सारे सब्जेक्ट पढ़ाना ज़रूरी है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ वगैरह सारा। उसमें वजह यह है कि बच्चे वहाँ पे इनको एक चीज़ होती है जिसको ज़्यादा रगड़ा जाए, जिसको ज़्यादा उसको उसमें एक भट्टी होती है सख्त, उसमें से निकाला जाए। सोना या कोई चीज़ कहते हैं कुंदन कैसे मिलती है, ठीक है, पकने के बाद कोई चीज़ बेहतरीन। जब वो एक दफ़ा मैट्रिक में बच्चा अपनी जान लगाता है, उसकी पता चल जाता है, उसकी जो क्वालिटीज़ हैं वो मैट्रिक में ही पता चलती हैं। हमारा मतलब अंग्रेज़ यहाँ पे रहे हैं 90 ईयर्स उन्होंने हुकूमत की है, और उन्होंने जो निज़ाम बनाया था उसमें, यानी कि उन्होंने अभी देख लेंगे हमारा जो फरवरी मार्च में पेपर होते हैं, बना के गए हैं वो निज़ाम। अब ये देख लें कि हमने एक ईयर आया था जिसमें आज से 10-15 साल पहले गवर्नमेंट ने कोशिश की कि हम जो है ना ईयर अपना रखते हैं मैट्रिक, जो एग्ज़ाम है ना दिसंबर में लेते हैं, लेकिन उसके बाद वो एक साल किया और फ्लॉप हो गया, निज़ाम कामयाब नहीं हुआ। और उसमें पीछे अंग्रेज़ की रिसर्च थी, जो हालात है यहाँ पे, यहाँ जो टेम्परेचर है या जिसमें ये इनका एजुकेशन सिस्टम है, वो इसमें बेहतरीन है कि ये मार्च अप्रैल में पेपर नहीं, ठीक है। और आज तक फिर गवर्नमेंट वापस मार्च अप्रैल पे आ गई। दूसरी बात जो कह रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि बच्चे को पहले 6ठी-7वीं से नहीं, बच्चा हमारा 15 साल के बाद, नॉर्मल जो मैट्रिक होती है ना 15 साल पे वो फाइनल हो जाता है कि अब इस बच्चे का माइंड सेट क्या है, बच्चा किस तरफ जाएगा,
तो सिंपल हमें वेट करना चाहिए मैट्रिक तक का। मैट्रिक में जो मार्क्स, इस चीज़ को मान लिया, हाँ 6-7 से निकल के मैट्रिक तक आ गए, ठीक है, तो मैट्रिक के अंदर भी अगर मैं इसी चीज़ को मानता हूँ कि हाँ। दुनिया बहुत तेज़ी से चल रही है, हम अपने बच्चे के 16-17 साल लगवाने के बाद भी उससे आउटपुट नहीं दे पाते हैं। तो मेरा बेसिकली मेन चीज़ यही है, हम इस चीज़ को मान लेते हैं कि भाई 6-7 तक बच्चा इतना मैच्योर नहीं होता कि अपनी डायरेक्शन और अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट डिफाइन कर सके। मैट्रिक तक डिफाइन कर लिया, हमने उसको सारी चीज़ें भी पढ़ा ली, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साइंस, बायोलॉजी, हर तरह का सब्जेक्ट पढ़ा लिया कि बच्चा अपना इंटरेस्ट भी उसके देख के पढ़ ले कि मुझे कौन सी चीज़ सूट हो रही है। वाई नॉट कि हम मैट्रिक के बाद अपना कैरियर, ऑक्यूपेशन और एक्चुअल फील्ड स्टार्ट करवा दें, तो उसको वही पढ़ाया जाए जिसकी उसको ज़रूरत है, और वो उसी में परफेक्ट बने, प्रोफेशनल बने, 6 से 8 साल उसमें लगाए, उसी में उसको जॉब के हाउस जॉब जो स्पेशलाइजेशन कहते हैं वो करे, उसी डिग्री में उसको इंटर्नशिप करवाई जाए, और उसे एक पूरी तरह से प्रॉपर तैयार करने के बाद यूनिवर्सिटी निकाले कि भाई हाँ जाओ, अब किसी भी तुम कंपनी में चले जाओ, तुम्हें कोई भी हंस के जॉब दे देगा, तुम इस काबिल हो, इसके लिए एलिजिबिलिटी है तुम्हारी कि हाँ भाई तुम्हें आप कोई भी रखने को तैयार है। जी बिल्कुल, ये ऐसे ही होना चाहिए। सिर्फ ये सिस्टम थोड़ा सा इसमें ये है कि मैट्रिक में नाइन्थ में तो बच्चा आजकल तकरीबन 12 साल का ले रहे हैं, 12 साल का नाइन्थ में आ रहा है, तो उसमें नाइन्थ में हर तरह की 9-10 में जो पाकिस्तान में है वो ये है अवेलेबिलिटी का, उसमें बायोलॉजी पढ़ लें या कंप्यूटर पढ़ लें या आर्ट्स पढ़ लें, हर तरह की उन्होंने सहूलत दी है उसको। यानी कि आर्ट्स को जनरल साइंस बोला गया है, यानी कि बच्चे किसी के तालीम जो है, जो साइंस नहीं पढ़ सकता, बायोलॉजी नहीं पढ़ सकता, वो कंप्यूटर पढ़ ले, कंप्यूटर नहीं पढ़ सकता, वो सिंपल मैट्रिक कर ले, यानी कि यहाँ पे सहूलत है। लेकिन प्रॉब्लम मैंने आपको पहले बताया कि हमारे पेरेंट्स इस बात को नहीं मानते। ये स्टूडेंट्स का माइंड ठीक करने वाली बात नहीं है, हमारे पेरेंट्स को जो है ना ये चीज़ सबसे पहले जो है ना वो ठीक करनी पड़ेगी कि हमने बच्चे को इस तरह एक चीज़ में ऐसे, अगर वो बच्चा अगर परफॉर्म नहीं कर रहा एक सब्जेक्ट में, एक साइंसेज में नहीं कर रहा, उसे आर्ट्स में रखवा दें। लाजमी नहीं कि आप साइंस में 3-4 साल उसको ज़ाया करवा दें, मैट्रिक नहीं हो रही उसे साइंस में, उसे आर्ट्स से करवा लें। बच्चा शायद आपका बच्चा उसमें बायोलॉजी में नहीं चाह रहा, कंप्यूटर में वो भागेगा, दौड़ेगा, कामयाबी हासिल करेगा। ये हमारे लोग बच्चे नहीं, जो पेरेंट्स वो नहीं देखते, बच्चे आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उन्हें अपनी जो पसंद की फील्ड है उनको देनी पड़ेगी, कहते हैं मैदान उनको देना पड़ेगा भागने का। ये नहीं कि आप उनको उस जगह फेंक दे जहाँ उनका वैसे भी इंटरेस्ट ना हो, लेट योर पैशन बी योर प्रोफेशन, तब आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। सही हो गया सर। अगर अब हम इसके बाद अगर देखें हमारा एजुकेशनल सिस्टम, यूनिवर्सिटीज़ हमारी क्यों अच्छे साइंटिस्ट और इंजीनियर प्रोड्यूस नहीं कर पा रही, क्यों हमारे डॉक्टर्स बनते हैं, तो एक जिस तरह कहते हैं ना, बाहर की यूनिवर्सिटी का पढ़ा हुआ डॉक्टर बहुत अच्छा डॉक्टर है, बहुत अच्छा इंजीनियर बनता है, वाई पाकिस्तान के अंदर जो हमारे पास गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ हैं, कुछ प्राइवेट सेक्टर की भी देख लें, डिग्री कर लेते हैं लेकिन उसके बाद भी इस काबिल नहीं होते कि वो कहीं पर जाके अच्छी जॉब देख सकें, या तो वो बेरोज़गार बैठे हैं, जॉबलेस बैठे हैं, या फिर उन्हें उस डिग्री का कोई अपनी फील्ड के अंदर फ़ायदा नहीं है। तो ऐसे क्या फ्लॉज है कि एक बंदा इंजीनियर बनने के बाद भी जो है ना वो इंजीनियर एक्चुअली नहीं है? हाँ, उसमें बड़ा ज़बरदस्त क्वेश्चन है। उसमें हमारा जो मैंने आज तक चीज़ देखी है, हम लोग ना थ्योरी और प्रैक्टिकल में ना हम मतलब हम थ्योरी बेस्ड है। पाकिस्तानी जितने भी हैं, ये हमारी सोसाइटी जो है, आप ये देखने के यहाँ पे कुछ स्कूल्स हैं सरगोदा में, जिनमें आप ये देखेंगे उनके बच्चे 1100 है या 1200 हो गए, 1100 है तो उन्होंने 1090-95 नंबर लेके जाते हैं, या 1080, 1070, और 1200 आ गया तो 1200 में से वो 1190 ले लिया, 1180 ले लिया। लेकिन ये लोग बच्चे जितने हैं, हमने ये प्रोड्यूस किया रटलाइजेशन, आगे एफएससी में ये बच्चे कामयाब नहीं हो पाते, और एफएससी में वही बच्चे कामयाब हो पाते हैं जिनको अच्छा समझ बूझ होगी, क्योंकि एमडी कैट हर बच्चा नहीं पास कर सकता, वही पास कर सकता है जिसकी जो थ्योरी भी अच्छी है और जिसका उसका प्रैक्टिकल भी अच्छा है और कंसेप्ट भी अच्छा है। तो हमारे जो स्टडी और जो है ना हमारे एजुकेशनल सिस्टम में जो सबसे बड़ा फ्लॉ ये है कि हमने थ्योरी पे बहुत ज़्यादा फोकस किया है, लेकिन इस पे हमने नहीं किया। लेकिन अभी गवर्नमेंट ऐसा चीज़ें, हम पॉजिटिवली देखें ना बात, हमें हमेशा, मेरा ये मानना है कि पॉजिटिव रहना चाहिए ज़िंदगी में, ऑप्टिमिस्टिक सोच होनी चाहिए। गवर्नमेंट ने अभी कंसेप्चुअल हमें जो नोटिफिकेशन इस दफ़ा आया है, 40% जो सिलेबस है मैट्रिक का या इंटर का, वो कंसेप्चुअल बेस आएगा। तो ये बड़ा अच्छा इकदाम है गवर्नमेंट का कि हमें वो कंसेप्चुअल की तरफ लेके आ रहे हैं। दूसरी, अब जो आपका क्वेश्चन है कि हमारे यूनिवर्सिटी इतने ज़्यादा PhDs पैदा कर रहे हैं या MPhil पैदा कर रहे हैं या BS इन्होंने किया, और उसके बाद ये बेरोज़गार हैं। अब प्रॉब्लम पता है, अब जब थीसिस लिखना होता है, अब बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझे कॉल करते हैं, सर वो कोई बंदा है आपके पास जो मेरा रिसर्च लिख दे। मैं कहता हूँ खुदा के बंदो, रिसर्च जब तक खुद नहीं करोगे आपको काम कैसे आएगा, सीखोगे कैसे? और वो लाइक IT में फाइनल ईयर प्रोजेक्ट 15-15 हज़ार में डिफरेंट जगहों से जाके बनवा लेते हैं, खुद नहीं करते। यही तो रोल है। हम
जब तक आप खुद अपना जो रिसर्च प्रपोजल है तैयार नहीं करेंगे, आपने किसी से बनवा लिया तो आप अच्छा, इन बच्चों से पूछा जाए तो आगे से इनके पास जो सबसे बड़ा एक्सक्यूज़ होता है वो कहते हैं कि हमें तो यूनिवर्सिटी पढ़ाती ही नहीं, हमारे पास स्किल्स नहीं, हम कहाँ से सीखें, हमें तो स्लाइड्स पढ़ा दी जाती हैं, टीचर आते हैं बस खुद ही बोल के चले जाते हैं। तो ये टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कोई बॉन्डिंग नहीं है, कोई रिलेशन नहीं है। उसका इनका एक ही जवाब है इनका, कहते हैं ये अगर आपका जो है बिल गेट्स है या आपका जो फेसबुक वाले हैं या मार्क ज़करबर्ग, और उसके बाद जो है आप व्हाट्सएप वाले भी मार्क ज़करबर्ग ही हैं। अच्छा वो आप उनका हो गया परचेज कर परचेज कर लिया, लेकिन जिसने पहले बनाया था। तो ये लोग जो हैं मतलब ये इन्होंने किस यूनिवर्सिटी से पढ़ा है, ये यूनिवर्सिटी से निकाले हुए लोग हैं। लिया। तो क्या स्टूडेंट के पास ये नेम एक्सक्यूज नहीं होना चाहिए कि मतलब जो है बॉन्डिंग नहीं है, टीचर हमें पढ़ाते नहीं, ये किसी ने, ये आपकी जो अपनी एफर्ट है ना वो आपको लेके जाएगी। आपने टीचर ने सिर्फ आपको एक रास्ता दिखा देना है, ठीक है। वो ज़्यादा आजकल मतलब प्रोफेसर हजरात भी थोड़े से वो लीनियट हो गए, बड़े सुस्त हो गए, वो कहते हैं जी हाँ जी ये इसका ये कॉन्सेप्ट है, आप वो गूगल पे जाएं और खुद ढूंढें। ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर बाज़ लोग करते हैं, बड़ा ज़्यादा अच्छे प्रोफेसर भी हैं, बहुत ज़्यादा वर्क करते हैं अपने स्टूडेंट के साथ, और फिर वो स्टूडेंट भी बड़े ज़बरदस्त पैदा होते हैं। अगर हम अभी फिर शुरू से लेके अब तक की अगर हम चीज़ों को समराइज़ कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है रट्टालाइजेशन के सिस्टम से निकला हुआ बच्चा किस तरह आगे जाके रिसर्च करेगा। तो वो तो फिर वहाँ जाके भी यही नहीं कहेगा मैं लकीर का फ़कीर हूँ, मुझे रट्टा मारने के लिए कोई चीज़ दे दो मैं यहाँ भी पास हो जाऊँ। हाँ, उसमें बात तो इसी तरह है। अब पता क्या आप लोग यकीन माने, मैं कल एक जगह बता रहा था रात को, मैं ये बता रहा था, मैंने कहा आप लोग बहुत ज़्यादा लोग PhD से होते हैं, BS किया था फिजिक्स में, बायोलॉजी, मैथ में, और कई लोग जो है MA इस्लामियात होते हैं, MA एजुकेशन होते हैं, या आम डिग्रीज होती हैं जो आर्ट्स वाली, वो ज़िंदगी में ज़्यादा कामयाब हैं। और ये जो लोग हैं साइंसेस वाले रो रहे होते हैं और वो बहुत अच्छी जॉब्स भी कर रहे होते हैं या अच्छा बिजनेस कर रहे होते हैं, आर्ट्स वाले, या एक टॉपर है साइंसेस का वो नाकाम है ज़िंदगी में, और एक नॉर्मल स्टूडेंट है साइंसेस का वो ज़िंदगी में कामयाब है। तो फ़र्क कहाँ पे? अप्रोच में फ़र्क है। अब एक बंदा है जिसने टॉप किया है, वो अगर रटलाइजेशन से किया तो वो ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो सकेगा। मैं इधर स्कूल और अकेडमी में एक ही बात करता हूँ, मैं कहता हर स्टूडेंट, मैंने कहा आप सीखने वाले बनो, सीखो। जब आप लोग ज़िंदगी में कामयाब होगे तो आप अगर अच्छा सीखने वाले हो तो आप ज़िंदगी में कामयाब हो। बिल्कुल। आपके जो सारी, अगर हम इस बात को, जैसे आप ये कंपनी है, ठीक है, आपके पास जिसने आना है ना, अभी आपके पास या मेरे पास आते हैं, आपके पहले कहते हैं जी हमें आप इंटर्नशिप करनी है, आप कहते हैं ठीक है कर लें, वो कहते हैं सैलरी कितनी देंगे, वाई, मतलब आप इंटर्नशिप आ भी रहा हूँ, इंटरनेट भी दे रहा हूँ, इक्विपमेंट भी दे रहा हूँ। असल में बाहर जो मैं कहता हूँ कि एजुकेशन का जो, अगर इस मेरा एक जो अपने स्टूडेंट्स के को जो पैगाम है, ये मैं चाहता हूँ कि ये अगर इस चीज़ को ऑप्ट कर लें, जैसे ये डिग्री करके निकलते हैं ना, ये 6 महीने या 8 महीने या 10 महीने या 12 महीने किसी अच्छी कंपनी में जो फील्ड ऑफ इंटरेस्ट है उसमें जाए, उनके पास कहें हमें इंटर्नशिप करनी है, हमें कोई आपसे पैसा नहीं चाहिए, आप हम काम करेंगे, और सुबह से लेकर शाम तक, रात तक अपनी बेस्ट एफर्ट दें और सीखे, कुछ भी ना करें, सीखें। और साल बाद जब आप वो काम सीख जाएंगे और जब आपको अच्छा काम आना शुरू हो जाएगा और उन्होंने कहा जी सर ये हमारा रेजिग्नेशन, हमारा टाइम पीरियड पूरा हो गया, तो थैंक यू सो मच, तो वो जो ओनर है वो आपको कभी जाने नहीं, तो वो पूछेगा, आप पूछेगा हाँ जी क्या चाहते हैं, क्या सैलरी चाहिए। अगर ये लोग, हमारा मसला ही है कि हम डिग्री लेके, हमें कोई एक्सपीरियंस नहीं, हमें कुछ नहीं आता, हम कहते हैं डिग्री है हमारे पास, हाँ जी सैलरी कितनी, हमारे पास MPhil है, PhD है, BS है, हमें सैलरी कितनी देंगे। कोई ये नहीं कहता कि हमें काम नहीं आता या सामने सीखना है, हमें सिखा दे काम। अगर ये अप्रोच हमारे स्टूडेंट्स के माइंड में बैठ जाए कि हमने पहले काम सीखना है और उसके बाद हमने ज़िंदगी में आगे बढ़ना है, तो ये कोई पाकिस्तान में ना कोई बेरोज़गार बचेगा और ना ही ये जो हमारी इकॉनमी ये भी बूस्टअप होगी और हम जो है तरक्की याफ्ता जो माने के उनके सब में शामिल हो जाए। बिल्कुल ऐसे। सर एग्ज़ाम सिस्टम अगर हम पाकिस्तान का देखें तो इस बारे में आपका क्या ख्याल है? हम रट्टालाइजेशन की तरफ ज़्यादा देखते हैं, जो बच्चा ज़्यादा मार्क्स ले गया रहा वो कामयाब है, जिसने नहीं लिए उसको हमारा एजुकेशन सिस्टम नाकाम कर देता है, जबकि वही बच्चा एक्चुअली टैलेंटेड भी समटाइम ज़्यादा होता है, उसकी थिंकिंग पावर भी ज़्यादा होती है, और हम बाद में अगर देखें तो टॉपर जो है नाकाम घूम रहा है और वही मिडिल क्लास बच्चा या मिड रेंज का एवरेज बच्चा लाइफ में कामयाब है। अच्छा, उसमें एजुकेशन सिस्टम में ना हमें कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है। सबसे पहले हमें थ्योरी जो है इसको और एक्सपेरिमेंट को, प्रैक्टिकल वर्क जो है इसको इक्वल करना चाहिए। अगर हम FSC की बात करते हैं तो आप 85 मार्क्स थ्योरी के और 15 मार्क्स जो हैं आपका 100 मार्क्स अगर पेपर है बायोलॉजी, फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, तो उसमें 85 मार्क्स जो हैं वो आपके थ्योरी के और 15 मार्क्स सिर्फ प्रैक्टिकल के। तो बच्चा कैसे सीखेगा? और ये भी सारा साल कॉलेज में करवाई नहीं जाती। वो भी जो 15 मार्क्स होते हैं वो पैसे दे के टीचर खरीद के लगवा लिए जाते हैं, ऐसे ही होता है। सारे के सारे लोग इसमें शामिल हैं, उसमें किसी को हम ब्लेम नहीं कर सकते। तो इसमें बच्चे का, अगर बच्चे को कहा जाए, अगर
गवर्नमेंट इस चीज़ को चेंज कर दे 15 मार्क्स की बजाय इस चीज़ को 30, यानी कि वो दोनों को मिला के 200 में 30, अगर कर ले, अगर 50% आपका जो है सिलेबस हो जाए, प्रैक्टिकल हो जाए, एक्सपेरिमेंट हो जाए, तो चीज़ें बड़ी ज़्यादा फ़र्क हो जाएंगे बच्चों को सीख। और बाकायदा जिस तरह हम थ्योरी के लेक्चर होते हैं ना, और ये प्रैक्टिकल के लेक्चर पहले दिन से सारा साल चलते रहे। बिल्कुल यकीन माने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो हम कहते हैं ना बेरोजगारी है, या हमारा बच्चा क्यों पीछे जा रहा है, इस सिस्टम खत्म हो जाए। या जिस तरह कंप्यूटर की फील्ड है, बिल्कुल इसमें हमें जो है पाकिस्तान को एक IT पार्क बनाना चाहिए। उसमें जो हमारे जो कंप्यूटर ग्रेजुएट्स हैं उन्हें वहाँ पे जॉब्स देनी चाहिए, इंटर्नशिप देनी चाहिए, और आप इतना आपका फॉरेन रिजर्व आएगा। हमारे तो हमें IMF या किसी चीज़ की जरूरत नहीं रहेगी। बिल्कुल ऐसी है। तो इंडिया क्या कर रहा है, वो सारे उन्होंने अपना जो है वो यही बनाया हुआ है, उनको बाकायदा शहर जो है ना सिर्फ IT सिटी IT वो बने हुए, और उनका यही है जो है उनका अमेरिका में है, पाकिस्तान में है, उसमें हमारे इंडिया में है, इसके अलावा क्या नाम है जापान में है, चाइना में, हर जगह ये चाह रहे हैं कि उनको बाकायदा आप फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो हम फैसिलिटीज़ दें और उसमें इस चीज़ में स्टूडेंट्स को लेके आए, उन्हें बताया कि यहाँ पे आपके लिए अर्निंग है, यहाँ पे आप अपना फ्यूचर बना सकते हो। तो ना लोगों को इसको बाहर जाना पड़ेगा, इसको बोलते हैं ब्रेन ड्रेन, यानी कि आपको पढ़ा लिखा बंदा डॉक्टर इंजीनियर या PhD वो पाकिस्तान चला जाता है, तो वो उसको ब्रेन ड्रेन बोलते हैं। तो ये ब्रेन ड्रेन नहीं होगा। तो लोग ये अगर इनकम उन्होंने यहाँ बैठ के कमाना है, बल्कि अभी हमारा एक स्टूडेंट है, मतलब वो यहाँ बैठ के घर में बैठ के 5.5 लाख का उसकी सैलरी कमा रहा है, ऑस्ट्रेलिया जॉब करता है, ऑस्ट्रेलियन जॉब है, बैठा घर में है, ऑनलाइन जॉब, अकाउंटेंट है वो, और अपने घर में उसकी जॉब कर रहा है, और उसमें 5.5 लाख वो कमा रहा है। तो उसे ऑस्ट्रेलिया या कनाडा या UK जाने की क्या जरूरत है? अपने बहन भाई वो अपने घर में बैठा आराम से। बिल्कुल। तो कमाना है, जिसने कमाना है उसने घर बैठ के कमा लेना है। बात यह है कि आपकी एफर्ट कितनी है। बिल्कुल। अभी मैं आपसे थोड़ा मेहनत और असबाब की बात करना था। ये क्या होता है हमारे, अगर हम जितनी डिस्कशन है, अगर हम इसको मुझे वाकई याद आ गया सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिन्होंने यरूशलेम फतह किया था, ठीक है, फिलिस्तीन यरूशलेम, तो वो हमला करने जा रहे थे, रास्ते में थे, तो उनके मशीर कहते हैं रुक गए, तो कहते हैं आप रुक क्यों गए हैं, आप स्टे क्यों किए, आप फौरन हमला करते हैं, हम तादाद में ज्यादा हैं। तो उन्होंने बोला कि हम तादाद पे भरोसा मत करें, असबाब देखें हमारे पास कितने हैं। कहते हैं हमने वहां पड़ाव करना है जहां पे मेरी फौज की जरूरतें पूरी हो सके, और हमें जहाँ पानी वाली जगह है, जहाँ पे हमें दरिया है, या उस पे स्टे करना है, और हमने उनको अपने पास बुला के वहां पे जंग करनी, जहाँ हम उनको फेस कर सके, हमें ज्यादा मसाइल का सामना करना। बहुत मैटर करता। तो कहते हैं असबाब, जो मशीर कहते हैं अल्लाह हमारे साथ है। बिल्कुल। तो सलाहुद्दीन अय्यूबी कहते हैं अल्लाह मेहनत करने वालों के साथ है और कोशिश करने वालों के साथ। बिल्कुल। कहते हैं हमसे पहले भी मुसलमान जो है वो शिकस्त खा चुके हैं, उनके पास सारा कुछ ज्यादा था। वो आयत भी है ना कुरान पाक की, वलैसल इंसानी इल्ला मा सा, कि सही करने वालों के लिए कामयाबी है। बिल्कुल। कोशिश मतलब ये है कि अल्लाह ने उस वक्त आपकी मदद करनी है जब आपके पास असबाब है, आपने अपनी सोच और कोशिश से, अपनी थिंकिंग से जंग में आए हो, और आपने उसको बड़ी प्लानिंग के साथ लड़ा है। अगर आप तादाद के भरोसे पे हो तो आपको कामयाबी नहीं मिलेगी, आपको सोचना पड़ेगा। हज़रत खालिद बिन वलीद 100 जंगें फर्ज कर लड़े, 100 में एक भी नहीं आ रही। रीजन क्या है? वो रात को सोते नहीं थे, वो सुबह जंग होनी और रात प्लानिंग करके सोते थे, और थोड़ी सी फौज के साथ वो लाखों 2-2 लाख के जो है फौज को शिकस्त दी उन्होंने। तो क्या थी? प्लानिंग। और प्लानिंग अल्लाह ताला भी मदद करता है जब आप कोशिश और मेहनत करते हो और प्लान करते हो। बिल्कुल। अच्छा सर, अगर हम अपने मुआशरे में देखें, हमारा आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान, किसी भी आप गवर्नमेंट इदारे में चल जाएँ, किसी भी जगह पे चल जाएँ, हर जगह करप्शन है। और जब हम अदारों की बात करते हैं तो आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि हर अदारे के अंदर मिनिमम BA या इंटर से तो एटलीस्ट ज़्यादा ही पढ़ा लिखा इंसान जो है ना वहाँ पर रिक्रूट होता है। कोई अनपढ़ जो है ना किसी भी सरकारी अदारे में या किसी भी अदारे के अंदर नहीं मिलता। और यही पढ़े लिखे इंसान आजकल सबसे ज़्यादा करप्शन कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा 2 नंबरी और फ्रॉड के अंदर यही लोग इन्वॉल्व हैं। आखिर ऐसा क्यों है? जबकि इसी के बरक्स एक मजदूर को देख लें, अनपढ़ इंसान को देख लें, वो एक अच्छा इंसान तो है, चाहे पढ़ा लिखा है नहीं, उसमें मॉरल वैल्यूज़ एथिक्स ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू हमारे पढ़े लिखे इंसान। क्यों हमारा आजकल का पढ़ा लिखा इंसान पढ़ने लिखने के बाद भी पढ़ा लिखा जाहिल है और उसके अंदर मॉरल्स, एथिक्स, वैल्यूज़ और अच्छा इंसान बनने वाले फैक्टर्स नहीं है? अच्छा, उसमें मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, ये एक पढ़ा लिखा या अनपढ़ या छोटी जॉब या बड़ी जॉब, ये मैटर नहीं करता कि वो क्या नाम है करप्शन कर रहा है या नहीं कर रहा, या बेईमानी से पैसा कमा रहा है या नहीं। ये हमारी तरबियत, हमारा जो है ना, ये डिसाइड करती है। अगर घर में हमें बताया गया कि बेटा ये चोरी गुनाह है, झूठ नहीं बोलना,
किसी का हक नहीं खाना। बिल्कुल। तो वो शख्स जिसकी या स्टूडेंट या तालिब इल्म या नौजवान जिसको शुरू से लेकर आखिर तक ये बात समझाई जाए, उससे घर से तरबियत अच्छी हुई है, तो वो बड़ा ऑफिसर बन के भी वो करप्शन नहीं करेगा, बेईमानी नहीं करेगा, किसी का हक नहीं खाएगा। लेकिन एक शख्स है, उसने एक बच्चा है या नौजवान है, बचपन में उसका अगर वो चोरी किया या उसने झूठ बोला, तो उसके घर वाले, उसकी वालदा या वालिद अच्छा कहते कोई बात नहीं, बच्चा है, अगर उसको सपोर्ट किया है और उससे ये बताएगा ये झूठ बोलना ये कोई बड़ी गुनाह नहीं है, तो वो गुनाह यानी कि ऐसा ऐसा चीज को वो छोटा होता जाए, वो उसके लिए छोटा होता जाएगा, टाइम पे उसको गुनाह लगेगा, गुनाह लगेगा ही नहीं। तो ये हमारे पेरेंट्स सबसे पहले जो जिम्मेदारी आती है घर से, पेरेंट्स को बच्चों को सिखाना चाहिए कि ये गलत है, या किसी का नाम बिगाड़ना, हम कहते हैं ये नहीं गलत बात है, लेकिन हम बच्चे खुश होते हैं किसी का नाम बिगाड़ा जाए। पहली चीज है कि नाम कुरान पाक में बड़ा सख्त अहकामात है कि किसी का नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, हमें सच बोलना चाहिए, कि हमें जो है झूठ नहीं बोलना चाहिए। ये छोटी छोटी चीजें जब घर में बच्चे को तरबियत दे, बच्चा पढ़ाई में नकल नहीं करेगा। जब आप उसे बताएंगे बेटा बेईमानी नहीं करनी, झूठ नहीं बोलना, आपने सीधे सच्चे रास्ते पे चलना, बच्चा अच्छे मार्क्स ले रहा है या कम मार्क्स ले रहा है, तरबियत नहीं जाएगा। जब बच्चे को आपने ये चीजें घर से इस तरह तरबियत नहीं करनी, तो आगे बच्चा कामयाब नहीं होगा। पहला जो फर्ज होता है पेरेंट्स का, दूसरा फर्ज होता है असातिज़ा कराम। असातिज़ा कराम हमने, मैं कहता हूँ तालिब इल्मों का कोई कसूर नहीं, हम पेरेंट्स हैं या हम असातिज़ा कराम है या टीचर्स हैं, हमारी जिम्मेदारी पहले हम लोगों की बनती है। बच्चों की या तालिब इल्मों की तो बाद में आती है, पहले हमारी जिम्मेदारी हम उनका कैसे तरबियत करते हैं। मैंने अदारा बनाया, स्कूल बनाया, अकेडमी बनाया, आगे अल्हम्दुलिल्लाह और बड़े प्रोजेक्ट्स करने, तो मैंने एक ही बात इनको कहता है कि मैंने अदारा आप लोगों मैंने पढ़ाना तो है ही है, लेकिन मेरा जो मकसद था, मैंने आपको अच्छे इंसान बनाने के लिए अदारा बनाया है। मैं कहता हूँ आपको तरबियत के लिए बनाया है, मैनर्स आपको आने चाहिए। मैं अदारे में सफाई जो है, यानी कि मैं कहता हूँ सफाई पसंद आपको होना चाहिए, आपको चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए, आप कहीं भी जाते हो आप नफासत पसंदी आपके अंदर होनी चाहिए, बिल्कुल ये चीज़ होनी चाहिए, अब रास्तबाजी आपके पास होनी चाहिए। तो अदारा मैंने इस चीज़ के लिए मैं बनाया, मैंने कामयाब सारे दुनिया में जो पढ़ते हैं वो भी कामयाब हो जाते हैं, जो नहीं पढ़ते वो भी कामयाब हो जाते हैं। सर आपके वक्त का, आपके आने का बहुत शुक्रिया। आपके साथ पॉडकास्ट करके, डिस्कशन करके और एजुकेशन सिस्टम ऑफ पाकिस्तान के चैलेंजेस और इश्यूज़ पे तबादला ख्याल करके बहुत अच्छा लगा। कोई एंडिंग लाइंस आप अगर हमारी ऑडियंस को कहना चाहें, कोई पैगाम देना चाहें? उसमें मेरा तमाम अपने नौजवानों के लिए यही पैगाम है कि आप लोग सीखने पे फोकस करें। आप लोग जॉब्स, जब आप सीख जाओगे ना, जॉब्स पे ना फोकस करें। जब अगर स्टडी कर रहे हैं तो उस वक्त आपने स्टडी को सीखने के मराहल में, अगर आप जिस तरह बायोलॉजी है, अगर आप बायोलॉजी उसमें रटलाइजेशन की तरफ जाएंगे तो आपको नहीं होगी। अब बायोलॉजी का आप डायग्राम बना लेंगे ना, तो आपको सारा पूरा पेज चैप्टर क्वेश्चन तैयार हो जाएगा। तो आप थ्योरी की बजाय प्रैक्टिकल पे हैं, और जब जॉब्स के लिए प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं तो बजाय जॉब्स की इंटर्नशिप पे आप काम सीखें और उसके बाद जॉब आपके पीछे खुद आएगी। बिल्कुल जबरदस्त, थैंक यू सो मच सर आने का। एंडिंग पे मैं भी ऑडियंस को बताता चलूँ तो मैं भी जहाँ पे बात करता हूँ, दो ही चीज़ों के बारे में बात करता हूँ या तीन बातें यही करता हूँ। सबसे पहले अपनी सेल्फ लर्निंग के ऊपर फोकस करें, खुद सीखें रिगार्डलेस ऑफ कि आपके पास क्या लिमिटेशंस है, कहाँ पे हैं कहाँ नहीं है। इंटरनेट आपके पास आजकल हर इंसान के पास है, फ़ोन के ऊपर हर उल्टा सीधा कंटेंट देखने के लिए हमारे पास फ़ोन है, लेकिन सीखने की दफ़ा हम वही इंटरनेट यूज़ नहीं करते। हमारे पास सेम पावर्स हैं जो यहाँ पे हमारे पास हैं, और वही पावर्स यूएसए में बैठे किसी इंसान के पास है, क्योंकि वी आर यूजिंग द सेम इंटरनेट ओवर द सेम डिवाइसेस। आप सेम कंटेंट यूज कर सकते हैं। अपनी सोच बड़ी करें, अपने लाइफ में विजन डिसाइड करें, एंड देन लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक अच्छे इंसान बने और अपने आप को उस लेवल पे लेके जाएं कि दुनिया आपके पीछे आए। पैसे के पीछे भागना छोड़ दें, अपनी स्किल्स के ऊपर, अपने हुनर के ऊपर एफर्ट करें, मेहनत करें और इस लेवल पे लेके जाएं कि आप आगे और पैसा आपके पीछे खुद ब खुद ही चल के आए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में किसी और खास गेस्ट के साथ, और इंशाल्लाह ऐसे ही आपके साथ अच्छे टॉपिक्स के ऊपर हम हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच, ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।